तो चैप्टर नंबर 3 में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है निषेचन। इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में परागण क्रिया के बारे में पढ़ा है। परागण होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, उनके लिए कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं, उनके बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले निषेचन की जो परिभाषा है, नर और मादा युग्मकों के संयोजन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। यानी जब नर तथा मादा युग्मक, जैसे ये मादा युग्मक है, ये नर युग्मक है, ये दोनों युग्मक आपस में मिलेंगे तो इन दोनों युग्मकों के आपस में मिलने या संयोजन होने या संलयन होने की क्रिया निषेचन कहलाती है। तो नर और मादा युग्मकों के आपस में मिलने, जुड़ने, संयोजित होने या संलयन होने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन क्रिया का सबसे पहले अध्ययन, सर्वप्रथम अध्ययन वैज्ञानिक स्ट्रॉसबर्गर ने लिलियम नामक पौधे के अंदर किया था। सबसे पहले निषेचन की खोज या अध्ययन वैज्ञानिक स्ट्रॉसबर्गर ने लिलियम पौधे के अंदर इसका सबसे पहले अध्ययन किया था। इस क्रिया की सबसे पहले इन्होंने खोज की थी। इसके बाद निषेचन जो क्रिया है कुछ प्रमुख चरणों में संपन्न होती है। जैसे इसका फर्स्ट चरण है पराग कणों का अंकुरण। इस चरण में परागकण अंकुरित होते हैं और पराग नलिका बनाते हैं। सेकंड चरण है पराग नलिका की वृद्धि। पराग कणों के अंकुरण से जो पराग नलिका बनेगी वो वृद्धि करती है, नीचे वर्तिका के अंदर वो अपनी ग्रोथ करेगी। तीसरा चरण पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। इस चरण में पराग नलिका वर्तिका भाग से होते हुए बीजांड के अंदर प्रवेश करती है। और चौथा लास्ट चरण होता है इसका द्विनिषेचन तथा त्रिक संलयन। यानी द्विनिषेचन और त्रिक संलयन की क्रिया इसका फोर्थ स्टेप होगा। इन सभी स्टेप्स के बारे में हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो निषेचन जो क्रिया है 4 प्रमुख चरणों के अंदर पौधों में संपन्न होती है। इसमें सबसे फर्स्ट जो है हमारा चरण पराग कणों का अंकुरण। अब पराग कणों के अंकुरण में हम पहले पढ़ चुके हैं कि परागण क्रिया में पराग कण वर्तिकाग्र पर जाते हैं। यानी जब परागण क्रिया संपन्न होती है तो परागकण वर्तिकाग्र पर जाते हैं और परागकणों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद पराग कणों का अंकुरण प्रारंभ होता है। जैसे वर्तिका वाला भाग है, ये वर्तिका है, नीचे वाला भाग अंडाशय है। तो परागकण इस वर्तिकाग्र वाले भाग पर आएंगे और वर्तिकाग्र वाले भाग पर आने के बाद इन परागकणों का अंकुरण स्टार्ट होगा। सेकंड, पराग कणों के अंकुरण में वर्तिकाग्र की सतह पर उपस्थित विशेष पदार्थ सहायता करते हैं। वर्तिकाग्र की सतह पर अनेक प्रकार के पदार्थ जैसे वसा, शर्करा, रेजिन आदि सभी पदार्थ इस वर्तिकाग्र की सतह पर उपस्थित होंगे और ये सभी पदार्थ पराग कणों के अंकुरण में सहायता प्रदान करने का काम करते हैं। इन सभी पदार्थों के द्वारा पराग कणों के अंकुरण में सहायता प्रदान की जाती है। इसके बाद एक डेफिनेशन है अंकुरण काल की। तो अंकुरण काल क्या होता है, देखो, वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद पराग कण के अंकुरण में लगने वाला समय। यानी एक बार परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच गए और वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद परागकण के अंकुरण में लगने वाला समय अंकुरण काल कहलाता है, जो अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार का होता है। ये जो अंकुरण काल है अलग अलग डिफरेंट पौधों में डिफरेंट टाइप का ये पाया जाता है, अलग अलग प्रकार का ये पाया जाएगा। नेक्स्ट, अंकुरण के समय जब अंकुरण की क्रिया होगी, पराग कणों का अंकुरण होगा, तो पराग कण के अंदर जो जनन छिद्र पाए जा रहे हैं
हम परागकण की स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं कि इसकी बाह्य भित्ति में कुछ छिद्र उपस्थित होते हैं, तो उन्हें हम जनन छिद्र कहते हैं। तो जो छिद्र इसके अंदर उपस्थित हैं उनमें से अंतःचोल परागकणों का जो आंतरिक आवरण है वो पराग नलिका के रूप में बाहर निकलता है। पराग नलिका का निर्माण किससे हो रहा है? अंतःचोल से। परागकणों में दो प्रकार का आवरण मिलता है, एक बाह्यचोल, एक अंतःचोल। तो जब अंकुरण होगा तो जनन छिद्र से अंतःचोल पराग नलिका के रूप में बाहर निकलेगा और नीचे ये वर्तिका के अंदर प्रवेश कर जाता है, नीचे इसका वर्तिका में प्रवेश हो जाएगा। तो अंकुरण के समय होने वाली घटना है ये। अंकुरण के समय परागकण के जनन छिद्र से अंतःचोल बाहर निकलेगा और पराग नलिका के रूप में ये वर्तिकाग्र के अंदर प्रवेश कर जाता है। ये परागकण है, इसका अंतःचोल पराग नलिका के रूप में ये बाहर निकल रहा है और ये किसके अंदर प्रवेश कर जाता है? वर्तिका के अंदर ये प्रवेश कर जाता है। अब परागकण पराग नलिका के आधार पर दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला प्रकार है एक नलिकीय परागकण। अब इसके नाम के अंदर ही है ऐसे परागकण जिनसे केवल एक पराग नलिका बनती है। ऐसे परागकण जिनसे केवल एक पराग नलिका का निर्माण होता है उन्हें एक नलिकीय परागकण कहते हैं। और अधिकांश पौधों के अंदर एक नलिकीय प्रकार के परागकण पाए जाते हैं, जिनमें से एक परागकण में से केवल एक पराग नलिका बनेगी। सेकंड वाले हैं बहुनलिकीय परागकण। बहुनलिकीय परागकण इस प्रकार के परागकण हैं जिनमें एक परागकण से एक से अधिक पराग नलिकाएं निकलती है। ऐसे परागकण जिनमें एक परागकण से एक से अधिक पराग नलिकाएं निकलेंगी उन्हें बहुनलिकीय परागकण के नाम से जाना जाता है, उन्हें बहुनलिकीय परागकण कहते हैं। और बहुनलिकीय परागकण कुकुरबिटेसी और मालवेसी कुल के पौधों के अंदर पाए जाते हैं। ये जो बहुनलिकीय परागकण है कुकुरबिटेसी के पौधों के अंदर, कुल के पौधों के अंदर और मालवेसी कुल के पौधों के अंदर उपस्थित होते हैं। लेकिन बहुनलिकीय परागकणों में जब पूरा परागकण का विकास हो जाएगा, पूरा परागकण पराग नलिका बनेगी, अंकुरण का स्टार्टिंग होगी, लास्ट में केवल एक पराग नलिका ही विकसित होती है। यहाँ हमें ये याद रखना है कि एक से अधिक पराग नलिकाएं बनेंगी लेकिन एक ही पराग नलिका का आगे विकास होगा, बाकी पराग नलिकाएं नष्ट हो जाती हैं। इसके बाद सेकंड हमारा टॉपिक है निषेचन के चरण में पराग नलिका की वृद्धि। तो सबसे फर्स्ट तो पराग नलिका की वृद्धि वर्तिका की आंतरिक संरचना पर निर्भर होती है। वर्तिका किस प्रकार की है उसकी आंतरिक संरचना पर पराग नलिका की वृद्धि निर्भर करेगी। वर्तिका की आंतरिक संरचना पर पराग नलिका की वृद्धि निर्भर करती है। और इसके अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार की वर्तिका की आंतरिक संरचना होगी। जैसे लिलियम और राईबीज पौधे के अंदर वर्तिका खोखली होती है, इस प्रकार की वर्तिका मिलेगी, अंदर से पूरी तरह खोखली होगी और इसके अंदर श्लेष्मी पदार्थ भरा रहता है। इस वाले जो वर्तिका है इसके अंदर श्लेष्मी पदार्थ भरा हुआ पाया जाता है। तो बहुनलिकीय जो परागकण है पराग नलिका की वृद्धि वर्तिका की आंतरिक संरचना पर निर्भर है। इसमें पहला एग्जांपल लिलियम और राईबीज का है। इनमें वर्तिका अंदर से खोखली होगी और इसके अंदर श्लेष्मी पदार्थ भरा हुआ होगा। वर्तिका के अंदर श्लेष्मी पदार्थ भरे रहते हैं जो पराग नलिका की वृद्धि को प्रेरित करते हैं। यानी पराग नलिका के विकास के लिए आवश्यक पोषण देने का काम इन श्लेष्मी पदार्थ के द्वारा किया जाएगा, जिससे इन पौधों में पराग नलिका की वृद्धि होगी। सेकंड, अधिकांश पौधे जो होते हैं उनके अंदर अधिकांश पौधों में
वर्तिका ठोस होती है, जैसे वर्तिका वाला भाग है, वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, ये अंडाशय, तो ये पूरी तरह से वर्तिका ठोस होगी, इस तरह से पूरी अंदर से भरी हुई होती है। तो जब पराग नलिका बनेगी, परागकण के अंकुरण होगा, परागकण का अंकुरण होने पर पराग नलिका बनेगी। तो इस पराग नलिका को नीचे प्रवेश करने के लिए या नीचे वर्तिका में वृद्धि करने के लिए इस ठोस भाग के ऊतकों का पेक्टिनेज एंजाइम द्वारा अपघटन किया जाता है। ठोस भाग के जो ऊतक हैं उनको पेक्टिनेज एंजाइम डिस्ट्रॉय कर देगा, और पेक्टिनेज एंजाइम के द्वारा इनको नष्ट करने पर यहाँ पर एक स्थान बन जाता है, एक जगह बन जाती है, और स्थान या फिर जगह में से जो पराग नलिका है वो आगे नीचे वर्तिका के अंदर वृद्धि करती है। ये वर्तिका के अंदर ये पराग नलिका वृद्धि करेगी। तो अधिकांश पौधों में वर्तिका ठोस होती है, और इसमें जब पराग नलिका की वृद्धि होगी तो पेक्टिनेज एंजाइम वर्तिका के ऊतक को नष्ट कर देते हैं, जिससे पराग नलिका के लिए एक मार्ग प्रदान किया जाता है, जिसके द्वारा पराग नलिका नीचे की तरफ ग्रोथ या फिर वृद्धि करती है। तीसरा, आइनोथेरा और पिटूनिया में पराग नलिका वर्तिका के केंद्रीय भाग की कोशिकाओं के बीच उपस्थित अंतराकोशिकीय अवकाशों से प्रवेश करती है। तीसरा जो एग्जाम्पल है वर्तिका संरचना का, तो दो पौधे हैं, आइनोथोरा और दूसरे पौधे का नाम है पिटूनिया। इन पौधों में जैसे ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, ये अंडाशय है, तो इनमें जो कोशिकाएं पाई जा रही हैं, इसकी वर्तिका में जो कोशिकाएं मिलेंगी उन कोशिकाओं के बीच अंतराकोशिकीय अवकाश होता है। ये जो अवकाश हमको दिखाई दे रहा है ये अंतराकोशिकीय अवकाश है, और अंतराकोशिकीय अवकाशों से पराग नलिका नीचे वर्तिका के अंदर वृद्धि करती है। जैसे परागकण है, परागकण से पराग नलिका बनी, और पराग नलिका इन अंतराकोशिकीय अवकाशों से वर्तिका में नीचे की ओर वृद्धि करती है। तो अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार से वर्तिका की आंतरिक संरचना मिलेगी, और उस वर्तिका की आंतरिक संरचना पर पराग नलिका की वृद्धि निर्भर करती है। जैसे लिलियम रायवीज में वर्तिका खोखली है, उसमें श्लेष्मी पदार्थ भरा हुआ है जो पराग नलिका की वृद्धि को प्रेरित करेगा। अधिकांश पौधों में वर्तिका ठोस होती है, और इस ठोस वर्तिका के ऊतकों को नष्ट करने का काम पेक्टिनेज एंजाइम करता है, और पेक्टिनेज एंजाइम द्वारा जब इन ऊतकों को नष्ट किया जाएगा तो पराग नलिका के लिए एक मार्ग का निर्माण हो जाता है। आइनोथेरा और पिटूनिया में पराग नलिका उसके वर्तिका की केंद्रीय भाग की कोशिकाओं के बीच उपस्थित अंतराकोशिकीय अवकाशों से आगे की ओर ग्रोथ या फिर वृद्धि करती है। इसके बाद पराग नलिका की वृद्धि हमेशा अंडाशय की ओर होती है। ये हमें पॉइंट याद रखना है कि पराग नलिका की वृद्धि हमेशा अंडाशय की ओर होती है, यानी पराग नलिका हमेशा अंडाशय जहां भी होगा उसकी तरफ वृद्धि करेगी, और वर्तिका में अंडाशय में कुछ रासायनिक कारक पाए जाते हैं जो पराग नलिका की वृद्धि की दिशा का निर्धारण करते हैं। इस वर्तिका के अंदर, अंडाशय के अंदर कुछ रासायनिक कारक उपस्थित होंगे। वो रासायनिक कारक इस पराग नलिका को हमेशा नीचे की और अंडाशय की तरफ वृद्धि करने के लिए प्रेरित करते हैं। या फिर हम ये बोल सकते हैं वर्तिका और अंडाशय में कुछ रासायनिक कारक उपस्थित होते हैं। उन रासायनिक कारकों के द्वारा पराग नलिका की वृद्धि की दिशा का निर्धारण किया जाता है। इन रासायनिक कारकों के कारण पराग नलिका हमेशा वर्तिका और अंडाशय वाले भाग की ओर वृद्धि करती है, और अंडाशय वाले भाग में भी यह जो पराग नलिका है अंडाशय में भी बीजांड के अंदर प्रवेश करती है। अंडाशय के अंदर हम पहले स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं, इस तरह की बीजांड संरचनाएं मिलती है।
तो ये जो वर्तिका जो पराग नलिका है ये बीजांड भाग की ओर वृद्धि करेगी। अंडाशय में भी पराग नलिका को कहाँ पर प्रवेश करना है? बीजांड में, जिससे कि नर युग्मकों को बीजांड वाले भाग के अंदर छोड़ा जा सके और नर युग्मक तथा मादा युग्मक आपस में मिलकर निषेचन की क्रिया को संपन्न कर सके। तो इसी कारण से पराग नलिका की वृद्धि एक दिशीय और रसायन अनुवर्ती होती है। पराग नलिका की जो वृद्धि है वो एक दिशीय और रसायन अनुवर्ती प्रकार की पाई जाती है। एक दिशीय क्या बोला है? क्योंकि हमेशा ये वर्तिका से अंडाशय की तरफ वृद्धि करेगी। रसायन अनुवर्ती इसलिए बोला है क्योंकि वर्तिका और अंडाशय के अंदर उपस्थित रासायनिक कारक पराग नलिका की वृद्धि की दिशा का निर्धारण करते हैं, इसलिए इसकी वृद्धि को एक दिशीय और रसायन अनुवर्ती वृद्धि के नाम से जाना जाता है। इसके नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ी देर रुक जाता हूं, फिर हम अगले टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। निषेचन में नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। इससे पहले हमने पराग नलिका का अंकुरण पढ़ा है, उसके बाद पराग नलिका की वृद्धि के बारे में पढ़ा है। 2 स्टेप होते हैं, थर्ड स्टेप है पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। तो इसके नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें देखिए पराग नलिका के बीजांड में प्रवेश की क्रिया 3 प्रकार की हो सकती है, यानी पराग नलिका बीजांड में प्रवेश 3 प्रकार से कर सकती है। इसमें सबसे पहले वाले को बोला जाता है बीजांड द्वारीय प्रवेश, यानी जब पराग नलिका बीजांड द्वार से बीजांड में प्रवेश करती है तो इसे बीजांड द्वारीय प्रवेश बोलते हैं। इस स्थान से पराग नलिका इस बीजांड के अंदर प्रवेश करेगी, बीजांड द्वार से प्रवेश करेगी तो इसे बीजांड द्वारीय प्रवेश या पॉरोगैमी के नाम से जाना जाता है। और बीजांड द्वारीय प्रवेश अधिकांश पौधों में पाया जाता है, यानी अधिकांश पौधों में पराग नलिका बीजांड द्वार के द्वारा ही बीजांड में प्रवेश करती है। सेकंड निभागीय प्रवेश कैलेजोगैमी जिसको बोला जाता है। निभागीय प्रवेश में पराग नलिका इस निभाग वाले भाग की तरफ से बीजांड के अंदर प्रवेश करती है, यानी ऊपर जो निभाग वाला हिस्सा है उस निभाग वाले हिस्से से पराग नलिका इस बीजांड की तरफ प्रवेश करेगी। और इसके एग्जाम्पल कैजुराइना और बिटुला है। कैजुराइना और बिटुला नामक पौधे के अंदर पराग नलिका निभागीय सिरे से बीजांड में प्रवेश करती है। तीसरा अध्यावरणीय प्रवेश या मीजोगैमी। इस प्रकार के प्रवेश में पराग नलिका अध्यावरणों के माध्यम से या अध्यावरणों से होकर बीजांड के अंदर प्रवेश करती है, यानी जब अध्यावरण से होकर पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करती है तो उसे अध्यावरणीय प्रवेश के नाम से जाना जाता है, मीजोगैमी कहा जाता है। और यह इस प्रकार का प्रवेश कुकुरबिटा और पॉप्टुलस नामक पौधे के अंदर पाया जाता है। तो जिस स्थान से पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करती है उसके आधार पर 3 प्रकार के अंदर इसको बांटा गया है। फर्स्ट टाइप में पराग नलिका इस बीजांड द्वार वाले हिस्से से प्रवेश करती है, ये फर्स्ट टाइप का है बीजांड द्वारीय प्रवेश, अधिकांश पौधों में मिलेगा। ये सेकंड टाइप का है निभागीय, इसमें पराग नलिका निभाग वाले सिरे से बीजांड में प्रवेश करती है। और थर्ड टाइप का होता है अध्यावरणीय प्रवेश, जिसमें अध्यावरणों से होकर पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करती है। 3 प्रकार का प्रवेश पराग नलिका बीजांड में करने के लिए उपयोग में ले सकती है। इनके एग्जाम्पल्स को हमें याद रखना है कि किस किस पौधे में इस
प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जा रही है, किस किस पौधे में किस किस प्रकार का प्रवेश उपस्थित होता है। इसके बाद पराग नलिका जब बीजांड में प्रवेश कर जाती है, ये वाली पूरी स्ट्रक्चर हमें जो दिखाई दे रही है ये बीजांड है। बीजांड में प्रवेश करने के बाद पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश करती है, क्योंकि निषेचन करना है। जो नर युग्मक है, मादा युग्मक है, वो भ्रूण कोश के अंदर उपस्थित है, अंड कोशिका भ्रूण कोश के अंदर उपस्थित है, इसलिए पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करने के बाद इस भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करेगी। और इसका भ्रूण कोश में प्रवेश 3 प्रकार से संपन्न हो सकता है। पहला प्रकार है अंड कोशिका और सहायक कोशिका के बीच से, यानी ये जैसे हम यहाँ इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, ये वाली है अंड कोशिका, ये जो 2 नीचे दिखाई दे रही है ये सहायक कोशिकाएं हैं। पहले प्रकार में पराग नलिका भ्रूणकोश में प्रवेश करने के लिए ये रास्ता अपनाएगी, अंड कोशिका और सहायक कोशिका के बीच से पराग नलिका प्रवेश करती है। दूसरा प्रकार भ्रूणकोश की भित्ति और सहायक कोशिका के बीच से, ये भ्रूणकोश की भित्ति है और ये सहायक कोशिका है, तो पराग नलिका इस मार्ग से प्रवेश करेगी, तो इसे बोला जाता है भ्रूणकोश की भित्ति और सहायक कोशिका के बीच से पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। तीसरा प्रकार एक सहायक कोशिका को भेद कर, तो इस वाले प्रकार के अंदर पराग नलिका केवल एक सहायक कोशिका के अंदर से प्रवेश करेगी, एक सहायक कोशिका को भेदती है और उस सहायक कोशिका को भेदकर वो अंदर की तरफ प्रवेश करती है। तो 3 प्रकार से पराग नलिका भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश करेगी। फर्स्ट अंड कोशिका और सहायक कोशिका के बीच से, सेकंड भ्रूणकोश की भित्ति और सहायक कोशिका के बीच से, ये हमको दिखाई दे रहा है भ्रूणकोश की भित्ति और ये सहायक कोशिका इसके बीच से। तीसरा तरीका एक सहायक कोशिका को भेदकर, ये सहायक कोशिका है, इसको भेदकर ये इसके अंदर प्रवेश कर जाती है। अब पराग नलिका जब भ्रूणकोश में प्रवेश करती है तो वो क्रिया कुछ चरणों में संपन्न होती है, कुछ स्टेप्स के अंदर इस प्रोसेस को या प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। इसमें सबसे फर्स्ट 2 में से एक सहायक कोशिका पराग नलिका के भ्रूणकोश में प्रवेश से पूर्व हासिल हो जाती है, यानी इसके अंदर जैसे ही ऊपर से पराग नलिका आ रही है तो ये जब अंदर एंटर करने वाली होगी, तो अंदर एंटर करने से पहले ही 2 में से एक सहायक कोशिका का अपहासन हो जाता है, अपघटन हो जाता है। हाशित सहायक कोशिका के तंतु रूपी समुच्चय द्वारा पराग नलिका भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। जैसे सहायक कोशिका है हमारे पास 2, इनमें से एक सहायक कोशिका का अपघटन होगा, ये सहायक कोशिका अपघटित होगी तो इसके द्वारा तंतु रूपी समुच्चय बनाए जाते हैं, यानी ये सहायक कोशिका चेंज होकर इस तरह के तंतु रूपी समुच्चय का निर्माण कर लेती है। एक सहायक कोशिका तो हमने ऊपर वाले स्टेप में पढ़ा है, 2 में से एक सहायक कोशिका पराग नलिका के भ्रूणकोश में प्रवेश से पूर्व हाशित हो जाती है। यह सहायक कोशिका हाशित हुई और इसके द्वारा तंतु रूपी समुच्चय का निर्माण किया गया है और इस हाशित सहायक कोशिका के तंतु रूपी समुच्चय द्वारा पराग नलिका भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश करती है। तीसरा, जैसे ही पराग नलिका इसके अंदर प्रवेश करती है, पराग नलिका के शीर्ष भाग पर एक छिद्र का विकास हो जाता है। ऊपर से पराग नलिका आ रही है तो उस पराग नलिका के शीर्ष भाग पर एक छिद्र बन जाएगा और उस छिद्र में से 2 नर युग्मक हाशित सहायक कोशिका में मुक्त हो जाते हैं। पराग नलिका आ रही है, ऊपर से एक शीर्ष भाग पर छिद्र बनेगा, इसमें से 2 नर युग्मक, एक नर युग्मक ये है, दूसरा नर युग्मक ये है, तो 2 नर युग्मक
हाशित जो सहायक कोशिका है उसमें मुक्त हो जाएंगे। कुछ कोशिका द्रव्य को भी मुक्त कर दिया जाता है और 2 नर युग्मकों को भी सहायक कोशिका के अंदर हाशित सहायक कोशिका में मुक्त कर दिया जाता है। अब सहायक कोशिका में जब ये मुक्त होंगे, अभी हमने स्ट्रक्चर पढ़ी है, ये सहायक सेल है, ये अंड कोशिका है, ये केंद्रीय कोशिका है, ये एंटीपोडल कोशिकाएं हैं। तो पराग नलिका के शीर्ष पर छिद्र का विकास हुआ। ये हाशित सहायक कोशिका है, यहाँ पर पराग नली आई ऊपर से और इसके शीर्ष भाग पर छिद्र का विकास हुआ। इसके बाद इसमें 2 नर युग्मकों को मुक्त कर दिया गया। एक नर युग्मक ये, दूसरा नर युग्मक ये। 2 नर युग्मक हाशित कोशिका के अंदर मुक्त कर दिए जाते हैं। ये मुक्त हो गए। इनके मुक्त होने के बाद एक नर युग्मक, ये वाला जो नर युग्मक है, आसानी से अंड कोशिका के साथ जुड़ जाता है। 2 नर युग्मक में से एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ जुड़ जाएगा, जबकि दूसरा नर युग्मक, सेकंड वाला जो ये नर युग्मक है, ये नर युग्मक केंद्रीय कोशिका में उपस्थित द्वितीयक केंद्रक से जाकर जुड़ता है। यानी 2 नर युग्मक है, 2 में से एक अंड कोशिका के साथ जुड़ जाता है, दूसरा नर युग्मक जो है केंद्रीय कोशिका में उपस्थित द्वितीयक केंद्रक के साथ जाकर जुड़ जाता है, जिससे आगे द्विनिषेचन और त्रिक संलयन की प्रोसेस या प्रक्रिया कंप्लीट हो सके। तो अंड कोशिका वाला नर युग्मक तो बिल्कुल पास में है, तो आसानी से इसके साथ जुड़ जाएगा। और केंद्रीय कोशिका तक पहुंचने के लिए नर युग्मक अमीबीय गति की सहायता लेता है। अमीबीय गति के द्वारा दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका के द्वितीयक केंद्रक तक पहुंचता है। तो ये पराग नलिका के भ्रूणकोश में प्रवेश के चरण है। एक बार फिर से इनको रिपीट कर लेते हैं हम। 2 में से एक सहायक कोशिका पराग नलिका के भ्रूणकोश में प्रवेश से पूर्व हाशित हो जाती है। सहायक कोशिका थी, 2 सहायक कोशिका है, ये फर्स्ट, ये सेकंड। तो एक सहायक कोशिका हाशित हो जाती है, ये हाशित सहायक कोशिका है। हाशित जो सहायक कोशिका होगी उससे तंतु रूपी समुच्चय बनता है। ये जो हमने तंतु दिखा रखे हैं, ये तंतु रूपी समुच्चय। इसके बाद हाशित सहायक कोशिका के तंतु रूपी समुच्चय द्वारा पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश होता है। हाशित हुई, हाशित होने पर इसने तंतु बनाए, वो तंतु पराग नलिका को अंदर प्रवेश करने में सहायता करते हैं, भ्रूणकोश में अंदर एंटर होने में सहायता करेंगे। तीसरा, पराग नलिका के शीर्ष पर छिद्र विकसित होता है, जिससे 2 नर युग्मकों को, एक नर युग्मक ये, दूसरा नर युग्मक ये, 2 नर युग्मकों को हाशित सहायक कोशिका में मुक्त कर दिया जाता है। अब 2 नर युग्मक में से एक नर युग्मक तो अंड कोशिका के साथ आकर जुड़ जाता है और दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका में उपस्थित द्वितीयक केंद्रक के साथ आकर जुड़ जाता है। तो इस तरह से पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश संपन्न होता है। इस प्रकार से पराग नलिका भ्रूणकोश में प्रवेश कर पाती है। निषेचन की क्रिया में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द्विनिषेचन तथा त्रिक संलयन। इससे पहले हम निषेचन के विभिन्न चरणों को पढ़ चुके हैं। पराग नलिका के अंकुरण के बारे में हमने स्टडी किया है, पराग नलिका के विकास के बारे में हमने स्टडी किया है, पराग नलिका के भ्रूणकोश में प्रवेश के बारे में हमने स्टडी किया है। तो चौथा चरण जो निषेचन की क्रिया का है उसे द्विनिषेचन तथा त्रिक संलयन कहा जाता है। सबसे पहले द्विनिषेचन की खोज वैज्ञानिक नावाश्चिन ने
फ्रिटिलेरिया और लिलियम नामक पौधे के अंदर की थी। दो पौधे हैं, फ्रिटिलेरिया और लिलियम। उन पौधों के अंदर वैज्ञानिक नवाश्चन ने द्विनिषेचन की क्रिया की खोज की थी। सेकंड, इस क्रिया के अंदर होता क्या है, हम पहले ऊपर हमने पढ़ा है कि दो नर युग्मक भ्रूण कोश के अंदर मुक्त होते हैं। इससे जस्ट पहले हम पढ़ चुके हैं कि दो नर युग्मक भ्रूण कोश के अंदर मुक्त होंगे। तो दो नर युग्मक में से एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ जुड़ता है और इन दोनों के जुड़ने से युग्मनज का निर्माण होता है। दो में से एक नर युग्मक भ्रूण कोश में उपस्थित अंड कोशिका के साथ जुड़ेगा, इन दोनों के जुड़ने से युग्मनज का निर्माण होगा। अंड कोशिका एक अगुणित संरचना है, नर युग्मक भी एक अगुणित संरचना है, तो इन दोनों के मिलने से युग्मनज बनता है जो एक द्विगुणित संरचना होती है। और अंड कोशिका और नर युग्मक के आपस में मिलकर युग्मनज के निर्माण करने की क्रिया को युग्मक संलयन, सत्य निषेचन या प्रथम निषेचन के नाम से जाना जाता है। तो युग्मक संलयन, सत्य निषेचन, प्रथम निषेचन का मतलब है अंड कोशिका और नर युग्मक का आपस में जुड़कर युग्मनज का निर्माण करना। इसके बाद सेकंड जो नर युग्मक है वो भ्रूण कोश में उपस्थित द्वितीयक केंद्रक के साथ जुड़ता है और इन दोनों के मिलने से प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। द्वितीयक केंद्रक एक द्विगुणित संरचना है, नर युग्मक अगुणित संरचना है। इन दोनों के मिलने से बनने वाली संरचना प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक एक त्रिगुणित संरचना होती है। एक द्विगुणित संरचना, एक अगुणित संरचना, तो दोनों के मिलने से जो संरचना बनेगी वो त्रिगुणित संरचना होगी। और द्वितीयक केंद्रक तथा दूसरे नर युग्मक के आपस में मिलकर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाने की क्रिया त्रिक संलयन या द्वितीय निषेचन कहलाती है। आगे युग्मक संलयन और त्रिक संलयन दोनों को आपस में मिलाकर द्विनिषेचन कहा जाता है। द्विनिषेचन इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर दो बार निषेचन संपन्न हो रहा है। फर्स्ट निषेचन ये है, सेकंड निषेचन ये है, इसलिए इस क्रिया को द्विनिषेचन के नाम से जाना जाता है। तो सिंपल सा द्विनिषेचन में अंड कोशिका नर युग्मक से युग्मनज बनता है जिसे युग्मक संलयन, सत्य निषेचन या प्रथम निषेचन कहेंगे। द्वितीयक केंद्रक और दूसरे नर युग्मक के मिलने से प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है जिसे त्रिक संलयन या द्वितीय निषेचन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ दो बार निषेचन की क्रिया संपन्न हो रही है, इसलिए इस क्रिया को द्विनिषेचन कहा जाता है। नेक्स्ट, द्विनिषेचन आवृत बीजी पादपों का एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है। यानी द्विनिषेचन जो है आवृत बीजी पादपों में प्रमुख रूप से पाया जाता है। इनके अलावा अन्य किसी पादप वर्ग के अंदर द्विनिषेचन की क्रिया नहीं पाई जाती है। केवल ये आवृत बीजी पौधों के अंदर या एंजियोस्पर्म पौधों के अंदर पाया जाएगा। इन पौधों के अलावा ये किसी भी वर्ग के पौधों में नहीं पाया जाता है। आगे द्विनिषेचन का महत्व, यानी इस क्रिया का इन पौधों के अंदर क्या महत्व है, तो सबसे पहला महत्व तो ये है कि इस क्रिया के द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज से फिर भ्रूण का निर्माण होता है। तो यह क्रिया इन पौधों में भ्रूण के निर्माण में सहायक होती है। सेकंड, इस क्रिया के द्वारा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। इस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से भ्रूणपोष का विकास होता है। यानी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक या भ्रूणपोष केंद्रक जो है आगे जाकर भ्रूणपोष का विकास करेगा और यह भ्रूणपोष विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। यानी इस भ्रूणपोष के द्वारा
विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य किया जाता है। तो दूसरा महत्व है भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होगा। भ्रूणपोष केंद्रक से भ्रूणपोष बनेगा जो विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। इसके अलावा भ्रूणपोष के अंदर पैतृक गुण भी उपस्थित होते हैं और मात्रक गुण भी उपस्थित होते हैं। पैतृक और मात्रक गुण का मतलब ये है, द्वितीय केंद्रक मादा जनन संरचना से संबंधित भाग है, नर युग्मक नर जनन संरचना से संबंधित भाग है। यानी इससे तो भ्रूणपोष के अंदर पैतृक गुण आएंगे, इस द्वितीय केंद्रक वाली संरचना से मात्रक गुण आते हैं। तो पैतृक और मात्रक जो गुण इसके अंदर आएंगे, इन गुणों के कारण भ्रूणपोष के द्वारा संकर ओज का गुण प्रदर्शित किया जाता है। संकर ओज के गुण का मतलब है कि ये भ्रूणपोष जो बना है इसके अंदर अधिक जीवन क्षमता पाई जाती है। तो सीधा से याद रखना, भ्रूणपोष के अंदर पैतृक और मात्रक दोनों लक्षण उपस्थित है, इसलिए ये संकर ओज का गुण प्रदर्शित करता है। तीसरा, युग्मक संलयन और त्रिक संलयन। ये युग्मक संलयन है, ये त्रिक संलयन है। इससे जीव द्रव्य का पुनर्विन्यास तथा नवीनीकरण होता है। जब दोनों प्रकार के केंद्रक नरयुग्मक अंड कोशिका से और नरयुग्मक द्वितीय केंद्रक से मिलता है तो जीव द्रव्य का पुनर्विन्यास होता है, जीव द्रव्य का नवीनीकरण होता है। और ये पुनर्विन्यास और नवीनीकरण बीजों की जीवन क्षमता के लिए आवश्यक होता है। यानी बीजों के अंदर बीजों को जीवन क्षम बनाए रखने के लिए यह जीव द्रव्य का पुनर्विन्यास और नवीनीकरण आवश्यक होता है। तो ये द्विनिषेचन के तीन महत्व है, यानी आवृत बीजी पौधों के अंदर द्विनिषेचन इन तीन महत्वपूर्ण क्रियाओं के अंदर सहायक होता है। तो इससे संबंधित आप नोट्स बनाने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।